हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस के लेक्चर का हमारा लेक्चर नंबर 20 है। इससे पहले हम 19 लेक्चर कवर कर चुके हैं और इस बैच में हम उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो कमीशन ने दिया हुआ है, जिसमें टोटल पेपर 6 हैं जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक। इसके अलावा इसमें एसए और हिंदी के पेपर भी शामिल हैं। सभी को हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो सभी को हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने अभी तक दो पार्ट में इस बैच को डिवाइड किया है, 2025 के लिए और 2026 के लिए। तो जो 2025 के 25 वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें डेली हम 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, डेली 10 क्वेश्चन। और जो 2026 वाले हैं, उन्हें 5 ही दे रहे हैं। ठीक है, 2026 वाले में 10 क्वेश्चन जो है, इनका सभी का मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा वीडियो क्लास, इसके अलावा आपको एक दिन के अंदर अंदर जब आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, एक दिन के अंदर आपको अपने आंसर लिख करके, यही आंसर जो दिए हुए क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इन्हीं के आंसर लिख करके आपको कॉपी सबमिट करनी है, मॉडल आंसर पढ़ करके। इसी पैटर्न पर हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने जीएस पेपर टू में हमने 6 यूनिट कवर कर ली हैं और जीएस पेपर 2 हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन कवर हो जाएगा और इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ऐसे ही 2026 में हमने जीएस पेपर 2 ही स्टार्ट किया और इसमें 5 क्वेश्चन हम डेली दे रहे हैं। और उत्तराखंड का एक क्वेश्चन है इसमें। उत्तराखंड जो 5-6 पेपर है, उसमें से एक क्वेश्चन है। और जीएस में जो 1 2 3 4 है, जैसे जीएस पेपर हमने 2 उठाया तो उसमें 4 क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही 2025 वाले बच्चों में जीएस के जो 4 पेपर है शुरू के 1 से लेकर 4 तक, उसमें टोटल क्वेश्चन है 6। और 6 ऐसा नहीं है पेपर के कुछ भी उठा लिया, ऐसा नहीं। कोई एक पेपर हमने उठाया, जैसे जीएस पेपर 2, उसकी जो यूनिट है, यूनिट में जो टॉपिक और सब टॉपिक है, सभी से हम प्रश्न बना करके हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। इसके अलावा इसमें मैटर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये पूरा शेड्यूल है, किसमें से कितने प्रश्न दिए जाएंगे 2026 2025 दोनों के लिए। तो 2026 ये देखिए, ये हमने स्टार्ट की थी यूनिट, हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ये यूनिट कवर कर ली है। अब हमारा चल रहा है 7वीं यूनिट। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा जनप्रतिनिधि अधिनियम। और इसके अलावा ये छोटी छोटी यूनिट हमारी बची हैं और 1-2 दिन में हमारा जो है पॉलिटी वाला सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। और ये थोड़ा हमने स्लो भी इसलिए किया है क्योंकि अभी शुरुआत थी, इसलिए हमने इसको ताकि आपको दिक्कत ना आए और धीरे धीरे एक हैबिट बने आंसर राइटिंग की। जैसे हमने सवाल दिए हैं, भारत के संविधान, ये यूनिट नंबर पॉलिटी की दूसरी यूनिट है और यूनिट नंबर 7 है। ऐसे ही हमने जीएस पेपर 5 में ही उत्तराखंड की हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विधायी कार्यपालिका न्यायपालिका कार्यात्मक अति व्यापन है, स्पष्ट कीजिए। किसी पद के विवेकाधिकार के प्रयोग पर नैतिक दायित्व का निर्धारण वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता के आधार पर किया था, जबकि राज्यपाल कार्यालय में निहित शक्तियां प्राय विवादास्पद रहती है। कुल मिलाकर यह है, राज्यपाल के जो संबंधित जो विवाद है या जो मुद्दे हैं, उन्हें हमें बताना है। इसके अलावा कैग के बारे में बात की गई, कैग के बारे में बताना है। मंत्रिमंडल का आकार के बारे में हमें चर्चा करनी है। इसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश लागू करने से संबंधित मुद्दे क्या है, साथ ही रोकथाम हेतु संरक्षण के उपाय हमें बताने हैं। इसके अलावा लोकपाल के कर्तव्य और शक्तियां क्या है, लोकपाल का पद सरकार और अन्य जिनकी जांच हेतु आज्ञापित है, स्वतंत्र है। गोरखा से संबंधित उत्तराखंड की हिस्ट्री चल रही है। उत्तराखंड के गोरखा शासन के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था उपलब्धियों की वर्णन कीजिए। मौर्यकालीन उत्तराखंड के बारे चर्चा, उस काल के प्रमुख स्थापत्य बताइए। उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को समझाइए। ठीक है, तो ये पूरा आपका 4 क्वेश्चन इसके और पूरा इसका मैटर दिया हुआ है शानदार तरीके से। ये आप देखिए, पूरा जितने हमने क्वेश्चन बताए हैं, मैटर आपको पढ़ करके लिखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। इससे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में जो है ये इंग्लिश में है। ठीक है, इसी प्रकार से 2026 वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका पेपर अभी बाद में होना है, तो इसलिए उनको उनके उनके लिए जो है 5 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको लिख करके बता देता हूँ कि लिखना कैसे है। ठीक है, ये ऐसे कॉपी चेक होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का क्वेश्चन। उत्तराखंड के गोरखा शासन, उत्तराखंड के गोरखा शासन की
प्रशासन की प्रशासनिक संरचना पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर देखिए, किसी भी उत्तर को लिखने के लिए उसके 3 पार्ट हैं। ये हम आपको हर वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि किसी भी उत्तर को लिखने के लिए उसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है? सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आएगा, फिर मेन बॉडी आएगी, कंक्लूजन आएगा। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है 15 से 20% में निपटा देना है। इसके अलावा जितना भी आएगा उसका फिर क्या आएगा, मेन बॉडी आएगी। तो जैसे इसमें देखिए, तो इंट्रोडक्शन गोरखा के बारे में ही बता देंगे हम। उत्तराखंड के गोरखा शासन, उत्तराखंड के गोरखा शासन ब्रैकेट में 1790 से 1815 तक चला था, की प्रशासनिक प्रशासनिक संरचना संगठित व कठोर थी। संगठित व कठोर थी, जो उनके जो उनके मूल नेपाल जो उनके मूल नेपाल के प्रशासनिक मॉडल पर आधारित थी। के प्रशासनिक मॉडल पर आधारित थी। एक लाइन और लिख सकते हैं, गोरखाओं ने सैन्य शक्ति और अनुशासन के माध्यम से उत्तराखंड के कुमाऊं व गढ़वाल पर राज किया। ये हुआ। ठीक है? तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है? अब चूंकि ये थोड़ा सा 4-4 वर्ड आ रहे हैं और एक में 5-6 आ सकते हैं, तो 3 लाइन में ही आ जाएगा, 3 से 4 लाइन में ही आ जाएगा। ठीक है? अब हमसे पूछा क्या गया है, प्रशासनिक संरचना। तो आप मेन वर्ड, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब है अगले पैराग्राफ चेंज करके आप डालेंगे क्या, प्रशासनिक संरचना, और डिब्बे में करेंगे इसको साथियों बंद। ठीक है? डिब्बे में करेंगे इसको बंद। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, केंद्र में क्या था, केंद्रीय शासन प्रणाली। तो केंद्रीय शासन प्रणाली। ठीक? तो सबसे पहले केंद्रीय सत्ता, केंद्रीय सत्ता। तो केंद्रीय सत्ता थी, सत्ता का केंद्रीकरण था। केंद्रीकरण, अच्छा, जैसे हमने अभी आपको मॉडर्न उसमें बताया था, उसमें पॉलिटी वाले सेक्शन में, कि जो सत्ता थी वो केंद्रीकरण होती है, विकेंद्रीकरण होती है। केंद्रीकरण का मतलब है एक व्यक्ति या एक संगठन के द्वारा पूरा शासन चलाया जाता है, यानी कि जो पावर होगी वो एक के पास केंद्रित होगी। जबकि एक होता है विकेंद्रीकरण, यानी कि जो पावर होगी, जैसे आप मान लीजिए वो गांव से चलेगी, जैसे नीचे से चलेगी पावर, पावर नीचे से दी जाएगी। जैसे 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, लोगों को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोगों को क्या किया गया, मतलब उसको, जो गाँव को क्या किया गया, संवैधानिक संस्था घोषित किया गया, उन्हें पावर दी गई। तो उसे हमने कह दिया विकेंद्रीकरण। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या थी, केंद्र सत्ता थी। तो सत्ता का क्या था, केंद्रीकरण था। सत्ता का केंद्रीकरण था। ठीक है?
विकेंद्रीकरण नहीं था, यानी कुमाऊं गढ़वाल तो सत्ता नहीं चल रही थी, कहीं और से चल रही थी। और कहां से चल रही थी? कुमाऊं और गढ़वाल का शासन काठमांडू में स्थित गोरखा दरबार के अधीन था। कुमाऊं व गढ़वाल का शासन गोरखा दरबार के अधीन था। ठीक हो गया। गवर्नर यहाँ पे कुमाऊं में और गढ़वाल में ना गवर्नर, कुमाऊं व गढ़वाल में क्या होता था? गवर्नर नियुक्त होता था, और जो किसको रिपोर्ट देता था? नेपाल में काठमांडू दरबार को जानकारी देता था। कुमाऊं गवर्नर कुमाऊं गढ़वाल नियुक्त होता था जो 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 जानकारी काठमांडू भेजता था। ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, जो सत्ता थी वो कैसी थी? केंद्रीय सत्ता थी। केंद्र का मतलब नेपाल से शासन चल रहा था, ऐसा नहीं कुमाऊं गढ़वाल के गांव से शासन चल रहा है। विकेंद्रीकरण नहीं था, केंद्रीकरण था। आगे देखिए, आगे क्या था? अगला देखिए, प्रशासनिक पदानुक्रम क्या था? प्रशासनिक पदानुक्रम। तो प्रशासनिक जो पदानुक्रम था, तो जो एक होता था मुख्य अधिकारी, तो मुख्य अधिकारी कौन था? जो गवर्नर के अधीन होता था उसे हम कहते थे सूबा। सूबा। ठीक है। ये क्या करता था? सूबा यह स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक प्रशासनिक स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व सैन्य मामलों का प्रबंध करता था। सैन्य मामलों का प्रबंध करता था। ठीक है, ये बात हुई। आगे, जैसे प्रशासन में पटवारी और चौकीदार, तो जो पटवारी का काम क्या होता था? राजस्व संग्रह व भूमि रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है। जबकि चौकीदार क्या करता था? जबकि चौकीदार स्थानीय सुरक्षा स्थानीय सुरक्षा व निगरानी करते थे। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा देखिए, न्याय व्यवस्था, और ये आप जानते हैं गोरखाओं की न्याय व्यवस्था बड़ी दयनीय थी। जैसे अपराधों के लिए शारीरिक दंड और संपत्ति जब्त की जाती थी। शारीरिक दंड व संपत्ति जब्त होती थी। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 2, न्यायिक व्यवस्था कठोर थी। ठीक। नंबर 3, इसमें आप जानते हैं ना, 3 प्रकार जो हमने पिछला क्वेश्चन भी न्याय के बारे में ही करा है, तो आपने सेपरेट वहां पढ़ा होगा, लेकिन न्याय व्यवस्था कठोर थी, बस ये लिख सकते हैं हम। ठीक है। और जो पंचायत न्याय था, पंचायती न्याय का प्रावधान ग्रामीण स्तर पर था। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और आप लिख सकते हैं प्रशासन में ही, ये न्याय की बात हो गई। सैन्य संरचना कैसी थी? तो सैन्य संरचना की अगर हम बात करें साथियों, तो सैन्य संरचना में सुरक्षा हेतु किले का निर्माण करते थे। सुरक्षा हेतु किलों का निर्माण। नंबर 2, स्थानीय युवाओं को सेना में भर्ती किया जाता था। स्थानीय युवाओं को सेना में भर्ती। नंबर 3, कुमाऊं
गढ़वाल क्षेत्रों में सैन्य टुकड़ियों की तैनाती की जाती थी। ठीक है, लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं निष्कर्ष में कि भाई इस प्रकार उत्तराखंड के गोरखा प्रशासन की प्रशासनिक संरचना केंद्रीकृत, हमने पता ही है काठमांडू में रिपोर्ट जाती थी, केंद्रीकृत, सैन्य, ये मैंने आप पर बात करी, और कठोर, न्याय कठोर था, इसलिए हमने तीनों शब्द यहां लिखे थी। इस शासन ने कर प्रणाली, न्याय व्यवस्था व सामाजिक नीतियों के माध्यम से अपनी शक्ति को मजबूत किया। लेकिन कठोर नीतियों ने समाज में असंतोष भी पैदा किया, और जो कि इन्हें आगे पता है आपको, जब अंग्रेजों से इनकी लड़ाई हुई तो स्थानीय स्तर पर अंग्रेजों का ही साथ दिया गया स्थानीय लोगों द्वारा। ठीक है, तो ये साथियों आपका हुआ एक क्वेश्चन, ये खाली इसलिए मैंने लिखकर दिखाया है ताकि आपको पता चले लिखता क्या। बाकी देखिए कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए इसमें कि उत्तराखंड का गोरखा शासन 1815 तक प्रशासनिक संरचना कठोर संगठित थी, जो नेपाल के मूल प्रशासनिक मॉडल पर आधारित थी। सैन्य शक्ति अनुशासन के माध्यम से इन्होंने कुमाऊं गढ़वाल पर शासन किया। सबसे पहले प्रशासनिक संरचना केंद्रीकृत थी, केंद्रीय सत्ता की बात करते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा जो है मुख्य अधिकारी, प्रशासनिक पदानुक्रम की बात करते हैं, पटवारी, चौकीदार की बात करते हैं, कर और राजस्व की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने बताया भी था, हालांकि उसमें नहीं लिखा है, तो इसमें ज्यादा आपको मैटर मिल जाएगा, आपके ग्रुप में ये सारा सबमिट कर दिया जाएगा पूरा मैटर। न्याय व्यवस्था, ठीक, इसके बराबर सैन्य संरचना, कुमाऊं गढ़वाल सैन्य टुकड़ियों पर तैनाती थी, सुरक्षा हेतु किलों का निर्माण, स्थानीय भर्ती किया थी, तो लास्ट में हमने निष्कर्ष बताया। ठीक है, तो पूरा आपको जो है ये आपको पढ़ करके समझ करके लिखना है। ठीक है, बाकी एक सवाल और देखिए इसका, राष्ट्रीय राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश लागू करने की शक्तियों से संबंधित मुद्दे क्या हैं, इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय बताने हैं। तो देखिए अध्यादेश क्या है, अध्यादेश का इसलिए लाया गया था जब सदन नहीं चल रहा है और लगता है कि इमरजेंसी है, तो उस इमरजेंसी, अगर मान लीजिए लगता है इमरजेंसी है कि इस कानून की आवश्यकता है, तो इसलिए लाया गया था अध्यादेश कि यह अध्यादेश क्या होगा, बिल की तरह काम करेगा। मतलब जो संसद कानून बनाती है सेम उसी की तरह कार्य करेगा। जब संसद सत्र में आएगी तो उसको वोट के माध्यम से पास करा लिया जाएगा, अगर संसद चाहेगी तब। ठीक है, इसलिए लाया गया था, लेकिन पता चला कि अध्यादेश का दुरुपयोग होने लगा, लाया तो किसी और चीज के लिए गया था और हो कुछ हो रहा है। तो ये देखिए, संसद के सत्रावसान अवधि के दौरान 123 संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने की शक्ति प्रदान करता है, जो कि अल्पकालिक होते हैं। इसी प्रकार से राज्यपाल के लिए भी 213 के लिए अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, जबकि विधानसभा सत्र में ना हो। ठीक है, सेम। अब देखिए, अब मुद्दे क्या है। नंबर एक, जानबूझकर विधायक की अनदेखी करना। कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जब विधायी प्रस्ताव पर चर्चा व विचार विमर्श के से बचने के लिए विधानमंडल को पूर्णतः नजरअंदाज कर देता है, लोकतंत्र के चरित्र के लिए भावना के विरुद्ध है। अध्यादेश का पुनर्परिवर्तन, मतलब कि बार बार उसको सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अध्यादेश का पुनः प्रवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया को नष्ट करना है। मतलब एक बार लाई सरकार, फिर वो खत्म हो गया, उसके बाद तुरंत वो ले आई, तो इस तरह से कह रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए, 1989 से 1992 के मध्य बिहार के राज्यपाल ने निजी संस्कृत विद्यालय को अधिकृत करने के लिए संबंध में अध्यादेश को एक निष्पक्ष श्रृंखला जारी की। आगे देखिए, राष्ट्रपति की संतुष्टि, अध्यादेश की घोषणा तभी की जा सकती है जब राष्ट्रपति संतुष्ट है। ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिनके अध्यादेश जारी करना आवश्यक है। इस प्रकार प्रावधान शक्ति का दुरुपयोग करने की संभावना को बढ़ा देता है। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है। भाई कार्यपालिका ही कानून बना रही है तो संसद क्या करेगी फिर। ठीक है, अब देखिए इसका संरक्षण क्या है। जैसे पहले संवैधानिक संरक्षण, ये तभी घोषणा की जा सकती है जब संसद के दोनों सदन या दोनों सदनों में कोई एक सदन सत्र में ना हो, राज्यपाल की अध्यादेश लागू करने की शक्ति की स्थिति में राज्य विधानमंडल सत्र आयोजित ना हो। पहला, यानी कि तभी लागू कर सकते हैं जब सत्र नहीं होगा।
संविधान में साफ-साफ लिखा हुआ है। संसद के अनुमोदन के समान अध्यादेश को भी संवैधानिक स्वीकृति होती है, लेकिन इसलिए कोई भी अध्यादेश मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर, अब पता चला कि मौलिक अधिकार ही समाप्त कर दिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कानून संसद की तरह ही होगा। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में अध्यादेश लागू करने की राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो ये इसके प्रावधान है। इसके अलावा देखिए कुछ केस हैं, जैसे आर.सी. कपूर बनाम भारत संघ 1970 का मामला है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लागू करने की जो सख्ती इस आधार पर चुनौती दी जा सकती, तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है या नहीं है। इसके अलावा 1-2 केस और हैं, वो आप लिख सकते हैं, और लास्ट में निष्कर्ष। ठीक, तो इस तरह से आपको पूरा मैटर 2025 वालों को 10 प्रश्न और 2026 वालों को 5 प्रश्न करके ये सबमिट करना है। चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी हम करेंगे कल। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा 2025 और 26 वाले जो स्टूडेंट अगर कोई जुड़ना चाहता है तो वह 95 28 33 47 22 को कॉन्टैक्ट कर सकता है। बहुत बहुत